आप देख रहे हैं पब्लिक है सब जानती है। मैं हूं सचिन, भारत 24 पर, और दिन का सबसे बड़ा डिबेट शो लेकर के हम हाजिर हैं। तो आज बात करेंगे जन्नत की, आज बात करेंगे घाटी की, आज बात करेंगे कश्मीर की। जिस कश्मीर को लोग ये लेकर के सोचते थे कि आतंकवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो कश्मीर में अब विकास ने सोच बदलने को मजबूर कर दिया। तो क्या जहां चाहा वहां रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सरकार के मिशन कश्मीर ने सिद्ध कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। जिस प्रदेश में दशकों पुरानी आतंकवाद की समस्या थी, उस कश्मीर में 370 हटने के बाद अब आतंकवाद पर न केवल आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, बल्कि विकास की राह पर कश्मीर इस वक्त देश के बाकी राज्यों को भी पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। और यही 3 दिन के गृहमंत्री के दौरे में देखने को भी मिला। और उन्होंने 2 टूक कह दिया, कश्मीर के विकास के लिए तो बात कश्मीरियों से होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। सवाल यह है कि आतंकी हॉटस्पॉट अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इससे दर्द अगर किसी को हो रहा है तो दर्द हो रहा है उन पार्टियों को जो कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के उस कार्ड पर किया करती थी कि यहां पर आतंकवाद है, यहां का जो युवा है बेरोजगार है, यहां पर पाकिस्तान से बात करो लेकिन उसकी दुकान रातों रात बंद होगी। क्योंकि दावा तो यही किया गया कि गुपकार मॉडल के राज में युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, ये कहा अमित शाह ने। लेकिन मोदी सरकार की विकास नीति ने युवाओं के हाथ में मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, और 370 क्या हटी, आतंकवाद की कमर टूट गई। तो आज अमित शाह ने कश्मीर दौरे के तीसरे दिन में बारामूला से पाकिस्तान को 2 टूक संकेत दे दिया कि आतंकवाद परोसने वाले पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। तो इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर को मुफ्तियन कंपनी अब्दुल्ला इंसन्स ने लूटा और उससे हो गई है आजादी, जो कि कह रहे थे अमित शाह। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आतंक पर 2 टूक नहीं होगी अब कश्मीर में कोई चूक। जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला। अभी जब वो वहां थे तब डीजी प्रिजन की हत्या हुई है। कौन सी बात कर रहे हैं? रेटरिक बोलना और नॉर्मलिटी की रियलिटी में मीलों का फासला है। इस फासले को सिर्फ शब्दों से और शब्दों की का भंडार लगा करके आप नहीं भर सकते। कश्मीर को जो हीलिंग टच चाहिए वो देने में आप लोग नाकामयाब रहे। कश्मीर में अभी भी जो उद्देश्य से 370 को हटाया गया या 35A को हटाया गया, उसका वो उद्देश्य की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है और लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो लगातार इसको लेकर के जब कश्मीर अगर राह पर लौट रहा है, कश्मीर में विकास की नाव चौतरफा तरीके से चल रही है, तो इसको लेकर के विकास को लेकर के विपक्ष अब भी अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहा है? एसएन सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, रविंद्र शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है, समीर भट्ट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नजमू साकिब पीडीपी के प्रवक्ता हमारा साथ देंगे, संजीव उनियाल हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले एसएन सिंह, जब हम इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, जब हम इसे कहते हैं अमित शाह की 70 साल में सिर्फ जिन पार्टियों ने कश्मीर पर राज किया उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात करो, आज हम सिर्फ कश्मीरियों से बात करते हैं और कश्मीर देखिए कहां पर खड़ा है। लेकिन विपक्ष आज भी यही क्यों दोहराता है कि कश्मीर जल रहा है, कश्मीर को हीलिंग टच नहीं दिया आपने, कश्मीर पर कोई काम नहीं किया? सचिन जी देखिए, आज आदरणीय गृहमंत्री जी ने सही कहा, हम बात करेंगे अपनी आवाम से, भारत के लोगों से, जो भारत के रहने वाले हैं, जो हमारे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम दुश्मनों से क्यों बात करने जाए? और पहले की सरकारें क्या होती थी, जम्मू में जो सरकार होती थी या जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वो कहती थी कि कश्मीर से अगर बात करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को बनाना हो। भारत से 370 समाप्त करके हमारी सरकार ने 35 से समाप्त करके ये दिखा दिया कि आज भारत का तिरंगा किस तरह से फहर रहा है, किस तरह से जो हमारे अपने हैं जिनको 2 फाड़ करके हमारे अंदर ही फूट डाल के दूसरे से जोड़ने का कार्य किया जाता था,
आज वहां की आवाम ये मानती है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हमारे साथ टूट और फूट डालने का कार्य राजनीतिक पार्टियां करती थी। आप देखिए, आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, किसी का अपहरण नहीं हो रहा। नहीं तो होता था कश्मीर में आप अगर कोई कार्य करने जाएंगे आपका अपहरण हो जाएगा। हाँ, अपहरण हो रहा है। कहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है? अगर कुछ घटनाएं छोटी मोटी हो रही है तो वो किसके नाते हो रही है? क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है वो इस तरह से कार्य करते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में नहीं हो रही। आज वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। लगभग 600 देश और विदेश की कंपनियों ने जमीन वहां पे ले लिया। वहां 25 सड़कों के बड़े बड़े बॉर्डर पे निर्माण हो रहे हैं। आज वहां सभी घरों में बिजली पहुंचाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जहां 2 लाख 4 लाख पर्यटक आ रहे थे एक महीने में, 20-20 लाख 50-50 लाख जम्मू और कश्मीर में पर्यटक आ रहे हैं। आज वहां के लोग ये मान के चल रहे हैं कि यही वास्तविक भारत है और ऐसा ही होना चाहिए। आज शुरू से ये हुआ होता सचिन जी तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती। और सवाल कौन पूछ रहा है? जिसने आग में घी डालने का कार्य, जो चाहते थे कि कश्मीर भारत का रहे ही नहीं और कश्मीर के नाम पे वो गोतियां सेकते थे, ओछी राजनीति करते थे, छोटी राजनीति करते थे, केंद्र सरकार से मदद लेते थे और विदेशी ताकतों को मदद पहुंचाते थे। आज जो हमारे हैं उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जितना हो सकता है उसका विकास किया जाएगा और लगातार विकास हो रहा है। कुछ लोग कहते थे जिस दिन 370 हटेगा, 35 से हटेगा, पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी। क्यों नदियां बह जाएंगी? जो हमारा है अगर हम उसका विकास करने जा रहे हैं, आप क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ क्यों हो रही है यही पूछिए सचिन जी, जवाब नहीं मिलेगा। कई लोग कहते थे जब वो नजरबंद है, जब छूट जाएंगे। ठीक है, नजमू साकिब समीर भट्ट, क्योंकि जनता ने स्वीकारा कि हमको, ठीक है, नजमू साकिब समीर भट्ट भाई कश्मीर में से, सर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, नजमू साकिब समीर भट्ट, आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। कश्मीर में इतने सालों तक जो है दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही, एनसी की कितने सालों तक सरकार रही। अब्दुल्ला तो देखिए कहां से, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और उससे पहले जो हमने देखा है कि मुफ्ती साहब, और मुफ्ती साहब के बाद अब हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती की सरकार भी सब जगह रही। लेकिन कश्मीर जो है वो लगातार आतंकवाद का शिकार रहा। लेकिन नजमू अब कम से कम कश्मीर अगर अमन के रास्ते पर लौट रहा है, कश्मीर में अमनो चैन है, शांति है, गृहमंत्री का आना, लगातार बात करना, लोगों को अगर विकास मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, समीर भट्ट। सचिन जी, पहले जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ से आदाब सलाम। सबसे बड़ी बात जो है, अभी आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा एक ही बात, जब से एब्रोगेशन के बाद एक नारे लग रहे हैं कि विकास, विकास के नारे लगने से विकास नहीं होता है। विकास तभी हो पाता है जब ग्राउंड पे काम। अब रही बात कि जो अभी पिछले 2-3 दिन से एक ही बात चल रही है, रिजर्वेशन। तो अगर आप रिजर्वेशन के बारे में बात करते हो तो वो रिजर्वेशन ऑलरेडी 2004 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। इवन नॉट ओनली इन पहाड़ीज, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी हमारी चीजें जो है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट इज गेटिंग 8%, शेड्यूल ट्राइब्स 10%, इवन दो की जो सोशली बैकवर्ड एरियाज है उनको भी मिला है। जो वीकर सेक्शन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको भी 2% रिजर्व। जो हमारे एक्स सर्विसमैन है या जितने भी अपर रीजन है, जो भी लोअर रीजन है, रिजर्वेशन एक विकास नहीं है। रिजर्वेशन से विकास नहीं बनता है। आप विकास रिजर्वेशन के नाम से चलाओगे तो फिर ये इट्स ए कैटेगोरिकली इट्स ए वोट बैंक। दे आर फोकसिंग ऑन जस्ट हाउ टू गेट डिवीजन, हाउ टू गेट डिवाइडेड रूल पॉलिसी, एंड दैट्स व्हाई दे नो कि अभी हम विकास नहीं कर पाए, अभी यही वाला दाव पेश खेलेंगे ताकि हम वोट बैंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर सही में विकास का नारा जो होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में पहले बोला था, पहली वाली कमिटमेंट जो कि हमें डिमोट कर दिया गया 370 और 35 के बाद हमको यूटी में तब्दील कर दिया, और उसके बाद उसी के जो अल्फाज थे कि हमें इमीडिएटली स्टेटहुड रेस्टोरेशन हो जाएगी, वो नहीं हुआ। इसका मतलब कि पहले विकास तो वहीं पे आपका कम हो गया, आप प्रमोशन के बदले डिमोट कर रहे हैं। एक बात,
और दूसरी बात, जो आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, ये विकास नहीं है। कश्मीर तो पहले भी टूरिस्ट आते थे, हाँ कोविड की वजह से 2-3-4 साल से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पाए, वो तो हर जगह नहीं जा पाए। हाँ इस साल टूरिस्ट का यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, मगर वो जितने भी टूरिस्ट आए थे उनका जो भी था, होटल्स में रहे या शिकाराज में रहे या गाड़ियों टैक्सियों में चले, वो सारा का सारा बैंक में कन्वर्ट, क्योंकि इतना डिफिसिट हो गया था यहाँ पे, लोग लोन के तले, बैंक के तले फंसे हुए थे, जितना भी पैसा आया वो चला गया बैंक पे। सो इकोनॉमी यहाँ की ग्रोथ नहीं हुई है। अब उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप मुझे बता दीजिए, मैं जो हमारे पैनलिस्ट में जो भी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, मैं इससे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से आपने कितने एम्प्लॉयमेंट दे दिए? ठीक है, आपके 3 पॉइंट थे। पहला आपने आरक्षण को लेकर के कहा, एसटी, भाई गुज्जर बकरवाल पहाड़ी जो है वहां पर जो है अगर उन्हें वो एसटी हो जाएंगे, आपने कहा आरक्षण तो पहले से, अब वो एसटी हो जाएंगे। सर शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी का मतलब ये है कि वो कहीं पर भी जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, और वही एसटी जो है वही एसटी आरक्षित सीटों पर बाहर का कई एसटी भी आकर के यहाँ चुनाव लड़ सकता है। इसमें आपको अपनी जमीन क्यों खिसकती नजर आ रही? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपने टूरिस्ट का कहा कि टूरिस्ट आए, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बैंक में पैसा चला गया, तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। और नंबर 3 जो पॉइंट आपने कहा, नंबर 3 आपने कहा कि युवाओं को जो है रोजगार नहीं दिया। सर इससे पहले हर रोज कोई जुम्मा नहीं निकलता था कि जब पत्थरबाजी नहीं होती थी। हर रोज जो है आप राजौरी जाना तो छोड़ दीजिए, बारामूला जाना तो छोड़ दीजिए, आप कहीं जा नहीं सकते थे, स्कूल के स्कूल जला दिए जाते थे हुर्रियत की एक कॉल के ऊपर। अब कहाँ हैं वो? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। ये संजीव उनियाल, एक लॉजिक को तो लॉजिक ही हरा सकता है ना। एक लॉजिक वो कहता है कि कितने स्कूल जले और बच्चे जा नहीं रहे थे, बच्चियां पढ़ नहीं रही थी, अलगाववादी सड़कों पर पत्थर देते थे। एक लॉजिक ये कहता है कि आपके पास आंकड़े हैं, 600% की गिरावट आई है। इससे पहले गुजर बकरवाल और पहाड़ियों का हाल क्या था? और तीसरा जो इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और टूरिस्ट, आज से पहले इतना टूरिस्ट सर आया नहीं, और इंडिया का तो हाईएस्ट टूरिस्ट आया है। अब इन तीनों लॉजिक को अगर हम लॉजिक के मुकाबले ही देखें तो भी इनकी कैलकुलेशन है, समझ क्यों नहीं आती समीर भट्ट को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को? संजीव उनियाल। नहीं, समझ आएगी, धीरे धीरे आएगी। 370-35 एक हवा, अगर आपने 370-35 को हटा दिया तो बवंडर आ जाएगा। भगवा लेकर तिरंगा लेने वाला कोई आदमी नहीं होगा। लाल चौक पे तो दूर, एक भी आदमी तिरंगा वाला नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। कहाँ गई वो बातें? मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकली अगर मैं बात ना करूं, राजनीतिक विश्लेषक के नाते करूं सचिन, तो मुझे लगता है कि एक नेक्सस था तीन परिवारों का, किसके साथ? टेररिस्टों के साथ, आतंकवादियों के साथ, और तीसरा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता ना, जैसे नेक्सस किस का? 3 फैमिलीज का आपस में तो था ही इंटर, साथ में उसका टेररिस्ट, और तीसरा हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। इन तीनों के आसपास सारी चीजें घुमा करती थी, और ये लोग तीनों मिलके नेगोशिएट करा करते सेंटर से। सेंटर की सरकार बहुत कमजोर होती थी, उसको हर चीज रिमोट से चलती थी, वो भी एक परिवारवाद का शिकार थी। तो यही सब बातें जो हैं छिन्न भिन्न करती हैं। जब तक कोई पटेल जैसा दमदार होम मिनिस्टर नहीं आ सकता था, जब तक कि कोई डिसाइसिव व्यक्ति सेंटर में नहीं आता, तब तक 370-35 से निजात नहीं मिल सकता था। और 1.5 मिनट के अंदर, 90 सेकंड के अंदर 370-35 को बढ़िया तरीके से लेजिस्लेचर तरीके से पार्लियामेंट्री कानून के द्वारा लेजिस्लेचर से आपने उसको ध्वस्त कर दिया, परास्त कर दिया, और आज का परिणाम सबके सामने। आप देखिए क्या प्रोग्रेस की है। 600% टूरिस्ट, जहां पर लोग डरते थे आने में, जहां पर पिस्तौलें और बंदूकें जो लगातार आपके साथ बस्तरबंद गाड़ियों के साथ घुमा करते थे, आज वहां 600% का इजाफा हुआ। आप देखिए पहाड़ियों को, बकरवाला को, कितना जबरदस्त, गुर्जर को आपने शेड्यूल्ड ट्राइब में आप उनको मेन स्ट्रीम पर लेकर आए। जब मैं कश्मीर गया एक बार किसी काम से, मैं एडवोकेट हूं सचिन, तो मुझे बोला बकरवाला के घर में टेररिस्ट ठहरा करते थे, क्योंकि उनका मेन काम जो है उन विचारों का डाइवर्ट हो गया था, उनको तंग करने के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए अब उनको मेन जब आप स्ट्रीम में लेकर आएंगे तो वहां का रिप्रेजेंटेशन होगा। और लेह जैसा एक ऐसा क्षेत्र जिसको लगातार चाइना टेढ़ी निगाहों से देखा करता था और पाकिस्तान उसको हमेशा ऑक्सीजन दिया करता था, एक लेह को भी यूनियन टेरिटरी बना के आपने सेल्फ सफिशिएंसी का काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय कदम है। और आज पूरे कश्मीर को दोबारा से, क्यों हम कहते हैं कि ये वो घाटी है
जहां पर हमारे देश का मस्तक है, वो मुकुट है हमारे देश का, और वो सोने से जगमगा रहा है और आने वाले समय में दोबारा जगमगाएगा। इसीलिए जो लोग देश के विरोधी हैं, देश के दुश्मन हैं, वो बिलों में घुस गए हैं। उनको लगभग सांपों जैसा व्यवहार है उनके साथ। और जो लोग देशभक्त हैं, जो देश के साथ जुड़े हैं, इस मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध जिनको आती है, वो आज बहुत खुश हैं कि हाँ, दोबारा हमारा कश्मीर, हमारा मस्तक जो अब तक कट गया था, बलराज मधोक का वो बलिदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बलिदान, आज वो सामने जो है, वो लगातार जो उनका बलिदान लगता है कि हाँ, उन्होंने किस देश, समाज, जाति के लिए अपना बलिदान दिया था, और वो साक्षात्कार करते हुए बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा के लायक है ये सरकार। और मुझे लगता है कि वो ठीक है। दूर समीर नहीं, भट्ट जब एक व्यक्ति को समीर रोजगार की, मैं भट्ट तो जो है वो देखता हूं हाथ उठा रहे हैं, आपको 200% काउंटर रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं रविंद्र शर्मा का एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद समीर आपके पास आता हूं। रविंद्र जी बोलिए। देखिए, पहली जो बात क्या कि बहुत मुबारक है उनियाल साहब जो बोल रहे हैं, ये वकील हैं पेशे से, मैं भी हूँ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इनको क्या नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। पहली बात आपने कहा, अमित शाह जी कहते हैं पाकिस्तान से बात न करे। पाकिस्तान कौन गया था? 10 साल तो मनमोहन सिंह जी नहीं गए, मोदी जी बिरयानी खाने गए थे लाहौर, मोदी जी ने उनको बुलाया, बिन बुलाए गए थे, देश को बताए बगैर गए थे। उसका फायदा ये हुआ कि तमाम उड़ी से लेकर पठानकोट तक हमले हुए, और फिर ठोक क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर ठोका उनको, सुनने की क्षमता में जाके उनकी मांद में उनको मार के आए। सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए वकील साहब। 370 35 से यूं हटा दिया, इंडिपेंडेंट सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। कितना होता, और आपको मालूम होना चाहिए वकील साहब के सर्जिकल स्ट्राइक करके है, चौड़ा होता है सीना। मैं भी हिंदुस्तान का वासी हूँ, चौड़ा होता है सीना। आपको पता ना गृह मंत्री जी को पता कि 1991 से उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, वो कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। हाँ, आपका नाम खोल दिए अगर वकील है तो 1991 में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है उनको जम्मू कश्मीर में, और उससे पहले कई साल पहले से। अरे नहीं है, क्यों नहीं दिया पता है? क्यों नहीं दिया हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके पास टॉपिक कहीं और चला जाएगा, मैं पढ़ाता हूँ क्यों नहीं दिया था उनको। सर स्टेटस है लेकिन दिया नहीं। सर लॉजिक तो कम से कम, सर अगर फैक्ट बताइए तो पूरा बताइए। स्टेटस था लेकिन दोनों सरकारों ने कोशिश ये की कि किसी तरीके से दिया नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इस तरीके से फंसा के रखा हुआ था कि वो स्टेटस कभी दिया ही नहीं गया। रिजर्वेशन एक्ट ही वहाँ लागू नहीं होता था, तो वो कैसे लागू हो जा रहा था जब रिजर्वेशन एक्ट ही नहीं वहाँ पे लागू था? कैसी बात करते हैं सर? वहां पे तो आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते थे ना, जब वहां पर स्पेशल स्टेटस ही आपने अपने लिए ले रखा था, तो वहां पर गुजर बकरवाल को कैसे दे देते, वहां पर उनको एसटी कैसे बना देते? सर वही वाली बात है ना, इसमें आपका फैक्ट जो है वो ऐसे ही झूठ में साबित हो गया। ठीक है, एसएन सिंह एक सेकंड नहीं सर, आपने कहा ना कि स्टेटस था उस पर। एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड एसएन सिंह, फिर उसके बाद समीर भट्ट। बोलिए सचिन। देखिए सचिन जी, मैं बड़े भाई को बड़े जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा, जब भारत का रिजर्वेशन नहीं वहाँ लागू था, तो क्या आपने घर में संविधान बना के आप रखे थे, उस कानून को बना के रखे थे कि वो आप लागू कर देते? पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि वहाँ बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ जब हम वहाँ चुनाव कराए और 30,000 जनप्रतिनिधि निकले गांव से और सब अपने अपने क्षेत्र का विकास करने लगे, एक बड़ा बदलाव हुआ। वहाँ बिजली की एक मेजर समस्या थी, बिजली नहीं आती थी, दुकानें खुलती नहीं थी, कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था, कभी आतंकवादी इन्हीं घटनाओं को अंजाम देते थे। जब वो अपने रोजी रोजगार में लगे, एक बड़ा बदलाव हुआ। लगभग 9,000 किलोमीटर सड़कें वहाँ बनी है, और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, जब सड़कों का विकास हो जाता है तो निश्चित तौर पर विकास को गति मिलती है। जब हम बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं, अरे 70 साल में 4 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज, आज 9 मेडिकल कॉलेज जब बन के जम्मू कश्मीर में तैयार हो गया, निश्चित तौर पर विकास हो रहा है। आज सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने वाला, केंद्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने वाला अगर कोई राज्य है तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। आपको सोचना चाहिए कि आप आवाम की आवाज बनिए, जो वहां की आवाम ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नाते आज बदलाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नाते आज स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाते आज दुकानें खुल रही, भारतीय जनता पार्टी के नाते आज सड़कें बन रही है। आज वहां की आवाम ये बात मान रही है। आप विदेशी
ताकतों की आवाज मत बनिए, आप विरोधियों की आवाज मत बनिए। हमने जो काम किया है, दो बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां पे बन रही है, लगभग 600 लोगों ने जमीन खरीद लिया है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां लगने जा रही हैं। आप देखिए, सिर्फ देश की नहीं विदेशी कंपनियां निवेश करने के लिए वहां तैयार हैं। तो सर अगर आपको वहां किसने निवेश रोका था? करेंगे, शर्मा जी वहां अगर लोग नहीं हुआ जाएंगे, विकास, वहां आवाज बनाएंगे। रविंद्र लगभग शर्मा जी अगर नहीं हुआ 356 विकास, ठीक है, एक सेकंड रविंद्र शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, एक सेकंड रविंद्र शर्मा जी, एक सेकंड रविंद्र शर्मा जी, एक सेकंड अगर कुछ नहीं हुआ, व्यवसाय के लिए जमीन लिया, रविंद्र शर्मा जी, अगर सब पहले से ही मिला हुआ था आरक्षण, जो कि नहीं मिला हुआ था, आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मालूम है। एक सेकंड एसएन सिंह साहब, एक सेकंड आपका भी हो गया चुनावी भाषण, वो सब चीजें जो है वो अमित शाह वहां पर कह करके गए। ग्राउंड पर जो चीजें दिखती है सर, मैं बहस उन्हीं पर करता हूं। लगातार ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर को अगर 3 दिन गृह मंत्री अपने दौरे पर थे, तमाम सौगातें दी हैं, अगर वो विकास के इंजन पर दौड़ रहा है, तो इससे राजनीतिक पार्टियों की, यानी इससे किसकी राजनीति जो है वो सिमटती चली जा रही है, जिनको अब भी नजर आ रहा है कि ये कश्मीर ठीक नहीं है, कश्मीर अभी भी जो है अमन के रास्ते पर नहीं है। तो अमित शाह का ये है सर्वनाश प्लान कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, अब कश्मीर है विकास के रास्ते पर, बात तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ही होगी। लेकिन वहां पर इसको लेकर भी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको लेकर के दिक्कत हो गई है। रविंद्र शर्मा जी, अगर आज का कश्मीर ठीक नहीं है, मैं आपका तर्क मान लूं, और सब चीज़ें पहले से थी, बीजेपी विकास नहीं कर रही है, सिर्फ नारे लगा रही है, सिर्फ बोलियां दे रही है, तमाम ये चीज़ें कर रही है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो कश्मीर बेहतर था जब वो हुर्रियत के नेताओं को स्पेशल प्लेन से बुलाया जाता था इफ्तारी के लिए? क्या वो कश्मीर बेहतर था कि जब वो बाकायदा पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान एम्बेसी की पार्टी में शामिल होने के लिए बाकायदा दिल्ली आया करते थे और उनको सिक्योरिटी दी जाती थी? क्या वो कश्मीर बेहतर था जब वो हर शुक्रवार के दिन कॉल करते थे और हाथों में पत्थर होते थे और वहां पर स्कूल के स्कूल जला दिए जाते थे? क्या वो कश्मीर बेहतर था जब आतंकियों की वजह से पूरा कश्मीर साल साल भर जो है वो ठप हो जाया करता था? क्या वो कश्मीर बेहतर था सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि अब विकास नहीं हो रहा, विकास की गति पहले भी थी। मैंने कहा कि बारामूला जो लास्ट कोना है देश का, वहां तक रेलवे लाइन जो है यूपीए ने बिछाई। जो झूठ बोला जाता है, 5 मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, वो यूपीए सरकार ने, उस वक्त गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे, और 5 मेडिकल कॉलेज, और रजौरी में भी उन्होंने जिक्र किया कि मोदी जी ने दिया, वो 5 मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर को यूपीए ने और कांग्रेस ने दिए, सैंक्शन थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस ने बनाई, यूपीए ने बनाई, और हम कहते हैं कि आज भी विकास कर रहे हैं। और ये जोजिला टनल तो आतंक किसने दिया? उस वक्त भी फाउंडेशन स्टोन दे, तो फिर जम्मू कश्मीर को वो आतंक किसने दिया? विकास एक अलग बात नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को वो फिर आतंक किसने दिया? ठीक, आपने कहा विकास आपने किया, तो वो आतंक किसने दिया फिर सर? आतंकियों को किसने सिर पर बिठाया? अलगाववादियों को किसने सिर पर बिठाया? किसने जो है हुर्रियत को सिर पर बिठाया? किसने जो है तमाम फंडिंग रोकी नहीं? किसने घुसपैठ नहीं रोकी सर? किसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और कश्मीरी पंडितों को वहां सर जाने दिया? किसकी सरकार थी सर? घुसपैठ रोकी। आज भी 200 मिलिटेंट जो है वो कहा जाता है, 2014 में आंकड़े देख लीजिए, उस वक्त के डीजीपी, उस वक्त के आर्मी का बयान है कि 70 मिलिटेंट हैं, 70। आज आपके रिटायर्ड डीजीपी जो परसों रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि 200 के करीब मिलिटेंट एक्टिव हैं। तो ये कहना कि ग्राफ कम हुआ है, 250 से ज्यादा मिलिटेंट क्रॉस करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन, जो आपने कहा कि हमने ध्वस्त कर दिए सारे लॉन्चिंग पैड, वो इन्फिल्ट्रेशन के तैयार। आज मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं? आतंकवादी घटनाएं 8 साल में क्यों नहीं बंद हुई? नॉर्थ पोल सोरपर की सरकार में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, और बुरहान वानी के मारे जाने के जो वारदात आप कह रहे हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार थी। और उसके बाद छुटपुट हुई। हमने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हम एकजुट हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते और भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया चाहिए और गोलियों आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में 20,000 करोड़ की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। 8,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। बारामूला में एम्स बन रहा है। 850 मेगावाट की परियोजना चिनाव नदी पर है। 10 बड़े एफडीआई के गोदाम खुल गए। रेल मार्ग का विकास हो रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है।
30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया। ये सब विकास के कार्य हो रहे हैं और इसी नाते लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपने मेट्रो लाइन बिछाने का कार्य क्यों नहीं किया? आपने वहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनवाया? आप तो 70 साल में केवल वोट की राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और दुश्मनों को दूध पिलाते रहे। हमारे यहाँ देखिए 3 लाख करोड़ में 3 लाख रुपए की पहुंचाने का कार्य किए। हम आवास का कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, बारामूला में 2 एम्स बनवा रहे हैं। हमारे विकास के कार्यों के नाते जनता भरोसा दिखारी। अब जब जनता भारतीय जनता तो शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ ही आपने करा दिया, चलो ठीक है सर, ठीक है 370 इन्होंने हटाया, सब कुछ ही आपने करा दिया, तो मुझे एक बात बताइए ना, फिर कश्मीर जलता क्यों रहा? नहीं तब मुझे एक बात बताइए, फिर भी कश्मीर जलता क्यों रहा? आपने क्या किया? कैसे? नहीं, पोस्ट मास्टर्स पुअर सन जो है वो कौन कहा करता था कि आतंकवादियों को भटके हुए नौजवान किस पार्टी ने कहा? कश्मीर जलता क्यों रहा? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है, बात पाकिस्तान से कीजिए, ये किसने कहा? मुझे एक बात बताइए ना कि अगर सब कुछ ही आपने करवा दिया तो फिर कश्मीर जलता क्यों रहा? संजीव ओनियाल और उसके बाद समीर भट्ट। ठीक है, संजीव ओनियाल और समीर भट्ट, मुझे ठीक है, मुझे संजीव ओनियाल और समीर भट्ट स्क्रीन पर चाहिए। संजीव ओनियाल इसका जवाब दीजिए, फिर समीर भट्ट। एक सेकंड। मुझे लगता है सचिन, गट्स चाहिए जब आपने 72 साल देश की इतनी दुर्दशा कर दी और ऐसे क्षेत्र को जिसको लगातार पाकिस्तान और चाइना अपने हिसाब से फीड करता रहा, और आज उसके बाद जब उसमें डेवलपमेंट हुआ 370-35 से हटा दिया गया, तो उसके बाद भी ऐसे लोग गट्स रखते हैं उसको डिफेंड करने का। मैं उनको वाकई बधाई के पात्र हैं कि वो कितना हल्कापन है कि सब कुछ सामने नजर आता है, तब भी उनको वही बातें नजर आती हैं। अरे वो बंजारा है, मेरा शरीर काट दो, मेरे बाल काट दो, और कितनी 5,000 वर्गमल जमीन देने वाले वो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की बातें चाइना को दे दिया था, ये भूल जाते हैं। मुझे लगता है जब भी कोई करप्ट सरकार होगी, जब सेंटर की सरकार करप्शन में लगी रहेगी, 2G 4G जीजाजी उसके आसपास लगी रहेगी, तो वो किसी भी चीज का उत्थान नहीं कर पाएगी। यही बात कश्मीर के साथ हुई। आप क्योंकि कमजोर सरकार थे, आप करप्ट सरकार थे, और आपके अपने प्रतिनिधियों का आपके ऊपर पूरा वर्चस्व नहीं था, इसीलिए आप पाकिस्तान के सामने, टेररिस्ट के सामने और उन 3 परिवारों के सामने जिसने की दुर्दशा कर दी इस कश्मीर की, नतमस्तक होते रहे। यही है जिस्ट आज के सचिन आपकी इस वार्ता का, यही जिस्ट है। समीर भट्ट, जवाब दीजिए। सचिन जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कभी भी विकास का नारा तो अच्छी बात है, जब भी विकास का नारा होता है तो डाइवर्ट करने के लिए फिर लास्ट विकास साइड में रहता है और आप टेररिज्म में घुस जाते हैं। और मेरे जो मित्र अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे जो यहाँ की पार्टीज है उन्होंने टेररिज्म फैलाया, इसका मतलब जहां जहां पे हालात खराब है तो वहां पे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज वहां भी पहुंचे हैं, जो देश में या देश से बाहर भी है, वहां पे भी हमने ही किया है। हमने सबसे पहले अगर आज फ्लैग की बात हो रही है, हमने हर टाइम पे फ्लैग उठाया, और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं बोला कि यहाँ पे कोई फ्लैग नहीं उठाएगा। किसी और पार्टी ने बोला था तो मैं उसका स्पोक्स पर्सन, मैं उनकी तरफ से कोई बात। सर खुद अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि वहां पे आर्म स्ट्रगल जो चल रहा है वो फ्रीडम के लिए चल रहा है। अभी कह रहे थे जैसे ही अभी जो आप जैसे ही 370 हटा, उससे पहले की बात क्या कह रहे थे, ये जो चल रहा है कश्मीर में वो तो आजादी का संघर्ष चल रहा है, वही तो क्या कहते हैं, नौजवान हैं बेचारे जिनको जॉब नहीं मिली है, वो ऐसा काम करते हैं। कोई नहीं बोलेगा। देखो, मैं सेपरेटिज्म की कोई बात सचिन, यासीन मलिक को तो पहचान नहीं पाई मुफ्ती की बेटी, यासीन मलिक को तो मुफ्ती सर आप उसी पार्टी से रिप्रेजेंट, आप तो उसी आप अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, आपकी अपनी पार्टी के इतने सीनियर लीडर का नहीं, आप बोलिए सर। नहीं वो नहीं, ठीक है, मैं संजीव ओनियाल नहीं बोलते, लेकिन मैं तो काउंटर करूंगा ना सर, मेरा काम है सवाल पूछना। आपने कहा कि हमने कभी सेपरेटिज्म की बात नहीं की, हमने कभी आतंक की बात नहीं की, मैं सिर्फ इतना काउंटर आपसे मेरा है कि सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने नहीं कहा था कि कश्मीर में जो है कि पाकिस्तान से बात करो, जब यहाँ पर जवान आपने सांपों को क्या नहीं कहा था कि ये ऐसा है कि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है? वही जिन्होंने कश्मीर पर इस भारत का भिन्न अंग होने के बावजूद जो है इतने साल राज किया, उनको कश्मीर में जो है फ्रीडम स्ट्रगल नजर आने लगा। वो यहाँ पर कहते थे कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देते थे जब यहाँ पर हमारे जवान का।
समीर भट्ट अपनी बात रखिए, लेकिन कम से कम एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, भरोसा तो जगता है ना सर। अगर हम कश्मीर, आप कहते हैं कि टेररिस्ट की बात कर देते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात होती है, सर ये वही कश्मीर है ना जहाँ पर कश्मीरी पंडितों का वो तस्वीर कौन भूल सकता है। और अभी मैं गृहमंत्री की तस्वीर अगर गुरुद्वारे में दिखा रहा था, कैसे नरसिंहपुरा चिट्टी सिंहपुरा हुआ था, वो भी कौन भूल सकता है सर। कॉन्फिडेंस तो एक आता ना जब गृहमंत्री खुद गुरुद्वारे जाए तो। बिल्कुल, वो कोई नहीं भूलता है, ना हम भूलेंगे, ना वो हमारे देश का कोई भी बंदा है वो नहीं भूल सकता है। एक प्रश्न, वो उस टाइम पे संघर्ष हुआ तो उसके लिए हम वो तो मानते ही हम। मगर मेरा एक ही मकसद है, मैं एक युवा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के युवा हैं, मुझे बोलो कि ये तो युवा के नाम पे इतना, देखो इससे पहले भी यहाँ पे, आज भी यहाँ पे लोग मर रहे हैं ना, इससे पहले भी मर रहे हैं, तो अगर उसमें काम कर रहे हैं तो वो हमारी सेना काम कर रही है ना। वो तो सेना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो तो पूरे देश की सेना है। उनको हम क्रेडिट देते हैं और उनको देते रहेंगे। आज अगर कोई भी कहीं पे भी मिलिटेंसी होता है, वहां पे हमारी सेना फ्रंट पे होती है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं हमेशा विकास की बात कर रहा हूं। वो विकास क्यों नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे? बोलने से नहीं होगा वो, जब तक आप प्रैक्टिकली बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करेगी। और ये सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है। अब आप देखो, स्टून पेटिंग यहाँ पे रुक गई है, एक्सेप्टेड, ये अच्छी बात है, बीजेपी ने करके दिखाया है। कैसे किया उसमें हम बिल्कुल मानते हैं। हड़तालें यहाँ पे बंद हो गई है, उस चीज को भी मानते हैं। जो जेन्युइन काम किया है उसको हम क्यों ना माने, मगर जो विकास बाकी रेस्ट जो हुआ नहीं ग्राउंड पे, उसको हम कैसे मान सकते हैं? हमने लोगों के हक में बोलना है। मैं ना पाकिस्तान की बात करता हूँ, ना मैं चाइना की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। मैं अपने देश के मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैं तो बोलूंगा, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। मगर मुझे मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो अपनी पार्टी के डेवलपमेंट कार्ड की बात कीजिए। अगर आप डेवलपमेंट की बात डेवलपमेंट से ही करना चाहते हैं तो समीर, आप अपनी पार्टी के जिसने सबसे ज्यादा कश्मीर पे राज किया उसके डेवलपमेंट कार्ड की डेवलपमेंट लिस्ट गिनवा दीजिए। मैं 1 मिनट लूंगा, मैं फिनिश करूंगा अपना टॉपिक। देखो कि हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है दैट इज द एप्पल इंडस्ट्री। 10 सेकंड का प्रश्न। अगर आप देखोगे 178.78 बिलियन का हमारी जो यहाँ पे एप्पल इंडस्ट्री है, 15 दिन से उनको ट्रकों को रोका गया। जो माल बाहर जाता उसकी जीडीपी ग्रोथ होती है, वो भी हमारी सरकार ने किया। वो उनको किसने रोका है? उनको रोका किसने गया है? जब वो मंडी में पहुंच गया, वो सेब सड़े हुए थे। जो पेटी 1200 रुपए की होनी चाहिए थी वो 400-500 रुपए की पेटी है। तो इसी को विकास आप बोलते हो? 1 लाख लोग 2 साल से धरने में हैं। वही लोग जो गवर्नमेंट में ऐसे डेलीवेज काम करते हैं, उनके बारे में कौन बात नहीं करता है। एक ही मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं, मगर उन मुद्दों को ग्राउंड लेवल पे क्लियर करना है। वो है, हम अगर हमेशा टेररिज्म को घुसाएंगे तो फिर ये भी वो भी वोट बैंक वाली ही सियासत है। समीर, आपने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन भी आपको न्योता दिया था, दिल्ली आ जाइए सर। कश्मीर का सेब भरा हुआ है, कश्मीर का सेब भरा हुआ है। रातों रात रोज सुबह जो है ट्रक पे ट्रक पहुंच रहे हैं। वो सेब आ भी गया, वो सेब पहुंच भी गया, वो सेब हमने खा भी लिया, वो सेब मैंने भी खा लिया, एक पड़ा भी मेरे पास। आप आइए तो सही सर। सिर्फ उसके मैं कहता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए, इश्यू को भटकाने के लिए तो नहीं कहा जाता ना। ठीक है, संजीव उनियाल कुछ कहना चाहते हैं, आपने डेवलपमेंट की, मैंने तो सर आप उनको अपनी डेवलपमेंट कार्ड से काउंटर कर देते। मेरे मित्र सचिन जी 10 सेकेंड। हाँ बोलिए संजीव जी। मेरे मित्र बहुत अच्छी इनकी सचिन 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी, परंतु मैं इसका एक इंटरप्रिटेशन ये करता हूं कि अभी आप देखिए, साल 1.5 साल पहले 370-35 से पहले क्या डिस्कशंस होते थे कश्मीर में कि कितने लोग बारामूला में मर गए, कितने जो है कश्मीर में जाने से पहले एंटर नहीं कर पाए, कितने लोगों को पत्थरों से मार दिया, कितने लोगों को मिलिट्री की कैंटीन में जाके वो दफना दिया गया, कितने अटैक कर दिए गए। परंतु आज हम सेब की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज टूरिज्म की बात करते हैं, आज हम सौहार्द की बात करते हैं। तो मुझे लगता है बेटर है। पर मैं एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूं, यासीन मलिक, आपको ध्यान है मुफ्ती की छोटी बेटी की हिम्मत नहीं हुई पिछले 20 साल 22 साल में उनको शिनाख्त करने की, पर लॉ एंड ऑर्डर के स्ट्रांग होने से क्या होता है कि उनकी छोटी बेटी ने यासीन मलिक को पहचाना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे जो है उनको क्रेडिट जाता है इस सरकार को। 370-35 के बाद लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है। आप बताइए हुआ या नहीं? जब महबूबा जी बीजेपी और पीडीपी की अलायंस थी तब तो नहीं पहचान पाया, तब तो नहीं पहचान पाई ना महबूबा। इस बात का जवाब दीजिए। तो ये तभी पहचान पाए जब पावर से बाहर चले गए। आप ये बताइए, ये 370-35 के बाद हुआ ना? जुडिशरी, बिल्कुल जुडिशरी ने जो दिया है वो जुडिशरी बेस्ट है, वो सुप्रीम है। वो जो फैसला लेंगे वो तो हर किसी को मानना है। लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है ना, आप मान गए ना? बस अगर किसी ने गुनाह किया तो उसको सजा मिलना चाहिए। हम क्यों जो गुनहगार को क्यों बचाएंगे?
जिसने जो तो आपने टेररिस्ट पहले क्यों नहीं किया उनको आगे? 20-22 साल तक क्यों बचाते रहे यासीन मलिक को? यासीन मलिक आपका बिल्कुल दामाद की तरह रहा करता था, सरकारी पैसे से घुमा करता था पाकिस्तान में नेशनल भी। कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी के लोग मारे गए। आप देखो ना कि कितने लोग उनको आप मारा उसको गया है। ऑक्सीजन देते वो तो रहे हमारे लगातार। रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल। वो तो अच्छा, आप रिश्तेदार एक बात हमारे नहीं है। बताइए, अभी 3 हिंदुओं को मारा गया, एक बैंक के एम्प्लॉय को मारा गया, एक होटल के मालिक को मारा गया और एक सरकारी कर्मचारी को मारा गया। आपने कोई प्रदर्शन किया उनके अगेंस्ट? टेररिस्ट के अगेंस्ट आपने हमने प्रदर्शन कंडेम किया? आपकी किया। सरकार ने, हम आपकी बार-बार पार्टी उस ने चीज को कुछ बोलते किया? हैं कि नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है। कुछ नहीं, कंडेम भी नहीं अरे किया 7 आपने। साल से condemn बिल्कुल कर तो नहीं रहे किया हैं। आपने, झूठ संजीव बोल रहे हैं। बुनियाल। आप सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी है, आपको देश के लोगों की चिंता नहीं है। बुनियाल वो 70 साल से कह तो रहे हैं कि हम कंडेम कर रहे हैं। नहीं, कश्मीरी आपने कोई प्रदर्शन पंडित, नहीं कश्मीरी किया, झूठ पंडितों बोल का रहे हैं। नरसंहार हुआ तब भी इन्होंने कंडेम किया। कश्मीरी पंडित जो है वो लाखों घर छोड़ कर चले गए, ये उसको भी इन्होंने कंडेम किया। कितने सिख वहां पर मारे गए, इसको भी उन्होंने कंडेम किया। और जब बुरहान वानी को जब मारती है सेना, बुरहान वानी आतंकी को भी मारती है, तो ये सेना को भी कंडेम कर देते हैं। तो और ये फिर उसके बाद जो नहीं, है आपको लोग तमाम इकट्ठे चीजें नहीं उसके बाद जो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अब नहीं, बाकायदा सर कश्मीर ने दंश झेला है। कश्मीर में सर पर बिठा करके रखा गया है आतंकियों को, कश्मीर में सर पर बिठा करके रखा गया है सेपरेटिस्ट को। कश्मीर को जलते हमने देखा है, मैंने खुद कश्मीर को देखा है सर पिछले 20-25 साल से। जिस कश्मीर के लाल चौक पर आदमी पैर नहीं रख पाता था, लाल चौक को खुलने नहीं दिया जाता था यासीन मलिक की एक कॉल के ऊपर। जुम्मे की नमाज के बाद कोई जा नहीं सकता था सर, डाउनटाउन कोई नहीं जा सकता था। सरकार होती थी उस वक्त भी आपकी सर। वो कश्मीर देखा है हमने। और आज देखिए कश्मीर क्या है, जिस कश्मीर की तुलना मैं करता हूं कि हाईएस्ट टूरिस्ट आए हैं। आप वो पैसा बैंक को दे देते हैं अलग बात है, लेकिन हाईएस्ट टूरिस्ट आया सबसे ज्यादा। किसने कमाया, किसकी जेब में गया? कश्मीर की। है ना, किसकी जेब में गया? कश्मीर की। तो कम से कम ये जो बात है ना सर, ये कहना छोड़िए सर, क्योंकि इसमें अगर कोई सबसे बड़ी इबादत थी जो आज तक किसी के पास नहीं थी, उनको लगता था कि नहीं भैया धमकी देते हैं और एक ही कार्ड है, वो है 370 हटाई तो कश्मीर तो जल जाएगा। और ये लोग कहते थे हमारा और आपका नाता ही 370 है। वो पार्टी है जो है आज कहां बैठी है, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा था। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं मैं। एहसन सिंह, इससे पहले भी तो जिस वक्त 370 हटा था और उससे पहले भी जो है केंद्र में तो आपकी सरकार थी, केंद्र की सरकार ने कश्मीर को इतना पैकेज दिया, केंद्र की सरकार ने जो है वो कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बाकायदा प्लान तैयार किया। फिर उसके बाद उसी चीज़ को लेकर और ले को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया, उसी चीज़ को लेकर के आप गए। सर एक सीट नहीं आई थी, एक कैंडिडेट नहीं जीत पाया। अब भी क्या गारंटी है आपका जो ये विकास कार्ड है कश्मीर के हित के लिए, या फिर जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी के वजूद के लिए जो है वो काम करेगा? देखिए सचिन जी, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो परिणाम निश्चित तौर पे अच्छा आएगा। और परिणाम की चिंता में आप कार्य नहीं गलत नहीं कर सकते हैं कि हाँ 2 सीट आए। हमारी तो पहले पूरी देश में 2 सीट रहती थी, तो भी हमने कभी अपने विचारधारा में और 370 में या राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या तमाम ऐसे विकास के मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, जिससे हमने कभी परिवर्तन नहीं लिया। और बड़ी शांति से मैं बताना चाहूंगा, हमारे भाई चूंकि बीच में बैठे, जनता भी नहीं सुन पाई होगी, बड़े भाई भी नहीं सुन पाए होंगे। हमने पिछले महीने में ही 20,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा किया कश्मीर के विकास के लिए। 8,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य नहीं चल सर, रहा आप है मेरा कश्मीर सवाल के नहीं लोगों समझे, के आप लिए। मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल सर ये है, मेरा सवाल ये था कि अभी तो कश्मीर में चलिए ठीक है एलजी हैं, लेकिन उसके बाद जब कश्मीर में चुनाव की तैयारी है, उसका खाका तैयार किया जा रहा है, परिसीमन हो चुका है, मार्च तक चुनाव की आपकी भी तैयारी है। अगर कश्मीर में, क्योंकि पहले एक भी सीट नहीं आई थी सर, आपने तमाम जोर लगा लिया, अगर एक बार फिर जो है कश्मीर अपनी तकदीर में जो है उन्हीं पार्टियों को बिठा लेता है जिन पार्टियों का राज उस वक्त भी था जब आतंकवाद था, तब आप क्या कीजिएगा सर? तब आप कैसे निपटिएगा? फिर तो कश्मीर उसी राह पर वापस हो लेगा। देखिए सचिन जी, विकास की मुख्य धारा से कश्मीर के लोग जुड़ने जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही है, आदरणीय गृह मंत्री जी की रैली में जो भीड़ है, जो वहाँ की जनता का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और वो दिखा रहा है कि वहाँ के लोग विकास और राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहते हैं, वो भूलना चाहते हैं उन पुरानी चीजों को। निश्चित तौर पे बड़े सार्थक परिणाम आएंगे, निरर्थक परिणाम तो आएंगे ही नहीं। जब हम सचिन जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा मान के बैठे कि परिणाम ही नहीं आएंगे? निश्चित तौर पे एक अच्छा, बहुत ही सुंदर परिणाम आने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, देश के पक्ष में माहौल है, राष्ट्रवादिता के पक्ष में माहौल है। और शांति और सुरक्षा के नाते ही विकास के मुख्य धारा से वहां लोग जुड़े हैं। शांति और सुरक्षा नहीं रहती तो आज सैलानी वहां क्यों जाए? लोगों में विश्वास क्यों बढ़ता? भारत का तिरंगा ध्वज क्यों लहराता? आप ही बता रहे थे कि कई जगहों पे लोग जा ही नहीं सकते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। आज सड़कें गुलजार हैं, दुकानें खुल रही हैं, 35,000 रोजगार दिया गया है।
10 बड़े उद्योग लग चुके हैं, 55 लोगों ने कारखाने के लिए जमीन खरीद लिया है। इस तरह से हम जब कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सचिन जी परिणाम बहुत ही सुंदर आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड्स रविंदर शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समीर भट्ट, सबसे पहले आप, फिर उसके बाद रविंदर जी, आपके पास लास्ट कमेंट आपसे ले लूंगा रविंदर जी। समीर, क्या यही कारण है जिसका जिक्र कर रहे थे अभी यहाँ पर कि डेवलपमेंट कहीं इस बार वोटों में तब्दील ना हो जाए और दूसरी पार्टी की राजनीतिक जमीन ना खिसक जाए, जो इससे पहले कहीं ना कहीं जब राज करती रही है तब कश्मीर में एक समस्या सबसे बड़ी थी जिसके ऊपर भी वोट होता रहा, वो यही थी आतंकवाद। सचिन जी, वो तो लोग डिसाइड करेंगे कि उनको काम कैसा लग रहा है, तो वोट तो उसी हिसाब से दें। वो बीजेपी को दे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे, जो भी पार्टी क्राउड में होगी, और वो लोगों का हक है, वो लोगों को ये चुनना है। मगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक और लास्ट जो पॉइंट आपको बताऊंगा, जैसे कि बताते हैं पोस्ट एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे बहुत सारे हालात ऐसे रहे हैं। मैं एक फिगर आप की गिनाऊंगा, जो 370 के बाद यहाँ पे जो उनको मारा गया है करीबन 59 लोग हैं, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी है, हमारे मुसलमान भाई भी है, हमारे कोई 1-2 सिख बरादर भाई भी है, और अगर हम इंजोर्ड की बात करें इट्स ऑलमोस्ट 168। तो इसका मतलब है कि 370 से कोई वो वाला फायदा नहीं पहुंचा कि जिससे कि टेररिज्म खत्म किया जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर हमें सही में विकास की नारों को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उनको काम दिला दीजिए। यहाँ के युवा एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और जो ये पिछले प्रोजेक्ट्स गिना रहे हैं उनको ये गिनाना बंद करें। और जो नया लास्ट कमेंट, हालांकि क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, फिर भी लास्ट कमेंट रविंदर शर्मा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था 30 सेकंड। रविंदर शर्मा 30 सेकंड से, रविंदर शर्मा की आवाज 1 सेकंड लास्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंखें नहीं मूंदनी चाहिए कि 370 के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि जो टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं ये 1990 के बाद कश्मीरी पंडितों को आज भी 3000 से ज्यादा मुलाजिम 100 दिन से ज्यादा जम्मू में जो जम्मू का मुलाजिम भाग के जम्मू में है प्रदर्शन कर रहा है। कश्मीरी पंडित जो है वो वहाँ जो मुलाजिम, जाहिर सी बात है सर, आप दोनों का ये पॉइंट भी लाजमी है। आप इतनी कोशिशों के बाद, इतनी डेवलपमेंट्स के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस अब भी नहीं है कश्मीरी पंडितों में कि अगर उन्हें वापस पुनर्स्थापित किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और ये सवाल तो पूछा जाएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है सब जानती है।